कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज के सेशन में आपके हम बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए रिपीटेड एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जो आपके सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं और उससे भी अलोन आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो जानना चाहते हो अगर कि वो क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे सेशन को अच्छे से चेकआउट ज़रूर करना। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो यहाँ से आप लोगों को पता होगा कि आपके सारे फेवरेट मास्टर टीचर्स सर्जिकल स्ट्राइक लेकर के पुणे, हैदराबाद और दिल्ली आने वाले हैं, जिसमें हम ऑलरेडी हमारा फर्स्ट डे कर चुके हैं पुणे में, और वो सारे बच्चों ने, बहुत सारे आप में से बच्चों ने देखा भी होगा वो स्ट्रीमिंग। तो भाई ये पर्टिकुलर डेट्स हैं जिन पे हम पुणे, हैदराबाद और दिल्ली आने वाले हैं। आप देख सकते हो कि ऑफलाइन कितने मज़े हो रहे हैं। तो बात अब ये आती है कि आप में से बहुत बच्चे सोचते होंगे कि मैम हम ऑफलाइन क्यों आए जब हमें ऑनलाइन ही हर चीज़ दिख रही है। तो भाई देखो, ऑफलाइन तो बच्चे आ सकते हैं जो बच्चे इन पर्टिकुलर एड्रेसेस पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन हमको इस इवेंट में ज्वाइन करने वाले हैं पुणे, हैदराबाद और दिल्ली में, उनके लिए एडिशनल बेनिफिट्स हैं। तो जानना चाहते हो वो एडिशनल बेनिफिट्स क्या हैं? तो देखो भाई, वो एडिशनल बेनिफिट्स कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहली चीज़, हमसे पूछो कैंपेन, मतलब कि आप अपने मास्टर टीचर से जो डाउट हो, जैसा डाउट हो, वो हर एक चीज़ फेस टू फेस क्लियर कर सकते हो। एंड जो बच्चा उस इवेंट में आता है, उस पर्टिकुलर डेट से लेकर आपके 1 महीने तक आपको वेदांतु का डाउट सॉल्विंग ऐप का फ्री एक्सेस मिलने वाला है, जिसमें आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो। मतलब यहाँ पे देख रहे हो, इस बच्चे को डाउट हुआ, उसने तुरंत उस डाउट की फोटो खींच करके मास्टर टीचर को सेंड कर दी। तो लेट मी टेल यू, इस डाउट एक्सेस ऐप में आपको अनगिनत डाउट्स मिलने वाले हैं। कोई डाउट्स की लिमिट नहीं है कि 10 डाउट्स, 15 डाउट्स, इतने ही डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। अनलिमिटेड डाउट्स क्लियर हो सकते हैं जितने आपको क्लियर करने हैं। तो भाई इतने अच्छे अच्छे कैंपेन्स के साथ स्कॉलरशिप का भी कैंपेन है। ये कुछ बहुत लकी स्टूडेंट्स को मिलने वाला है, जो आपको इसी इवेंट में आकर के पता चलेगा। एंड उससे अच्छी बात तो ये है कि हम आपसे मिलेंगे भाई, हमें आपसे बड़ा मिलने का मन है। तो प्लीज़ मेक श्योर ज़रूर करना कि आप ज़रूर से ज़रूर इस इवेंट में आओ। पुणे का एक इवेंट कल हो चुका है, एक इवेंट आज हो रहा है, एंड बाकी बच्चा हैदराबाद एंड दिल्ली। तो हैदराबाद और दिल्ली के बच्चे मोस्ट वेलकम, ज़रूर आना और ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि बहुत सारी अल्टीमेट लेवल की चीज़ें होने वाली हैं। तो चलो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर इज ह्यूमन बीइंग, एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्रंट व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड लेबल एनी 6 पार्ट। तो भाई यहाँ पे 6 पार्ट्स को लेबल करना है और डबल सर्कुलेशन के बारे में आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप लोग फ्लो चार्ट बना लोगे ना, जस्ट अ सेकेंड, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे ना फ्लो चार्ट बना लोगे तो आपके लिए बड़ा ही फ़ायदा रहेगा। वो फ्लो चार्ट में क्या होगा ना कि मतलब उससे इजी एक्सप्लेनेशन में आपको हेल्प मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ आपके डबल सर्कुलेशन की, तो यू ऑल नो दैट डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि आपका जो ब्लड है वो हार्ट में से 2 टाइम्स पास हो रहा है टू कंप्लीट द 1 सर्कुलेशन। मतलब भाई सबसे पहली चीज़ स्टार्ट हो जाती है, इसमें 2 तरीके के सर्कुलेशन होते हैं। एक होते हैं आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में जानने के लिए देख लेते हैं क्या होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है आपके राइट वेंट्रिकल से। ये जो राइट वेंट्रिकल होता है, इसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, जो कहाँ पे एंटर करता है, आपकी पल्मोनरी आर्टरी में, जो आपका एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी के बाद ये ब्लड जाता है आपका लंग्स में फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। आपकी पल्मोनरी आर्टरी आपके लंग्स
इंक्लूडेड है, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। लंग्स के बाद ये ब्लड जाता है आपका पल्मोनरी वेन में, जो कि एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन के बाद ये ब्लड जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम में, एंड हेयर एंड्स योर डबल सर्कुलेशन का पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम के बाद ये ब्लड जाता है कहाँ पे, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड जाता है एओर्टा में, जो आपकी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। एओर्टा के बाद ये ब्लड जाता है कहाँ पे, आपका ये ब्लड जाता है आपका बॉडी के सिस्टम में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम सिस्टमिक सर्कुलेशन है, क्योंकि आपकी बॉडी के सिस्टम इंक्लूडेड होते हैं। बॉडी का ये ब्लड को कलेक्ट करके लेकर के आती है आपकी वेना कावा और उसको पोर कर देती है कहाँ पे, आपके राइट एट्रियम में, एंड हेयर एंड्स योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये होता है आपका डबल सर्कुलेशन, और ये नेसेसरी इसीलिए होता है क्योंकि भाई जितना भी आपका ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेट रहता है, सेपरेटली फ्लो होता है आपका। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे लिविंग सेल्स हैं, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, तो एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में आपको मिल सके इसके लिए आपकी बॉडी को अच्छे खासे अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा तो अच्छे अमाउंट में वो एटीपी जनरेट कर सकेगा वाया द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसीलिए भाई डबल सर्कुलेशन नेसेसरी होता है ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है, चलो तो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो है आपका why is damage to the ozone layer is a cause for concern, what are its causes and what steps are being taken to limit this damage। भैया ओजोन लेयर क्या होती है, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस, यूवी रेडिएशन से बचाने का काम करती है आपकी ये, ठीक है, ओजोन लेयर। तो ये ओजोन लेयर यूवी रेडिएशन से बचाती है, कैसे, ये एक ब्लैंकेट की तरह प्रेजेंट होती है आपके पूरे एटमॉस्फेयर में। जैसे ही यूवी रेडिएशन अंदर आने की एंटर करती है कोशिश, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब भाई कॉज ऑफ कंसर्न इसीलिए हो गया क्योंकि ये ओजोन लेयर में क्या होता जा रहा है, होल होता जा रहा है ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके रेफ्रिजरेटर्स में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके रेफ्रिजरेटर्स और एसीज में प्रेजेंट होते हैं आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी ओजोन लेयर को O3 के मॉलिक्यूल को तोड़ती जा रही हैं, ब्रेक करती जा रही हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में एक बड़ा सा होल हो गया है। होल होने की वजह से डायरेक्ट आपकी सनलाइट जो होती है वो अंदर एंटर कर रही है, यूवी रेडिएशंस एंटर कर रहे हैं। क्या भाई सेकंड क्वेश्चन पे 10 क्वेश्चन है ना। तो ओजोन लेयर में होल होने की वजह से यूवी रेडिएशंस डायरेक्टली अंदर एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेस के होने के चांसेस हो रहे हैं, दैट इज द स्किन कैंसर, म्यूटेशन, ये सब के। तो इसीलिए आपका ओजोन लेयर के डैमेज को एक कॉज ऑफ कंसर्न माना गया है, क्योंकि इससे बहुत सारी डिसीजेस होने के चांसेस हो रहे हैं। इसका कॉजेज मैंने अभी आपको बताया कि आपके एसीज और रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं आपके, यही आपके ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आपके O3 के मॉलिक्यूल को खराब कर रहे हैं। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आंसर लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The sex of the newborn child is a matter of chance and none of the parents may be considered responsible for it. Justify this statement with the help of flow chart showing determination of sex of the newborn. With the help of example, explain how genes control the characteristics. तो देखो भाई, यहाँ पे आप बना सकते हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, जिसमें आप बड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो कि देखो भाई जीन्स जो होते हैं वही आपके ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो जीन्स हमारे मम्मी और पापा में से आए हैं वही डिसाइड करते हैं कि हमारी बालों का कलर कैसा होगा, आंखों का कलर कैसा होगा, कजरारे नैन हमारे कैसे होंगे। ठीक है, तो ये सब डिसाइड करते हैं हमारे जीन्स, जो कि हमारे मम्मी पापा में से आते हैं। तो भाई अगर मम्मी की आंखें ब्लैक कलर की तो आपकी भी आंखें ब्लैक कलर की होंगी। इससे ये पता चलता है कि ये जो जीन्स होते हैं पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम्स और प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं, वही प्रोटीन्स हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। सपोज करो हमारा जीन जो है वो टॉलनेस वाला प्रोटीन बना रहा है, क्या बना रहा है, टॉलनेस वाला प्रोटीन बना रहा है। तो हम अगर टॉलनेस वाला प्रोटीन कम बनेगा तो हम छोटे रह जाएंगे, टॉलनेस वाला प्रोटीन ज्यादा बनेगा तो हम लंबे हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो जीन्स होते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं।
अब भाई अगर मैं सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करूं तो यू ऑल नो दैट हमारा जो वो अनबॉर्न चाइल्ड होता है, जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड होता है, अनबॉर्न चाइल्ड फीटस, वो आपके फादर के क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं। क्यों डिसाइड करते हैं? यू ऑल नो दैट फादर कंटेन 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज द एक्स एंड द वाई क्रोमोसोम्स, जबकि आपकी फीमेल्स में क्या होता है? एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर एक्स वाला क्रोमोसोम एक्स को फर्टिलाइज करेगा तो एक्स एक्स दैट इज द गर्ल चाइल्ड बनेगी, है ना। और अगर वाई वाला क्रोमोसोम आपका एक्स को फर्टिलाइज करता है तो दैट मीन्स एक्स एंड वाई बनेगा, जो कि क्या बनाता है? मेल चाइल्ड की फॉर्मेशन करता है, बॉय की फॉर्मेशन करता है। तो ना सो इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि जो अनबॉर्न चाइल्ड होगा वो आपका मेल होगा कि फीमेल होगा। आपके फादर के स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि फीमेल या सॉरी सेक्स ऑफ द चाइल्ड, अनबॉर्न चाइल्ड क्या होना चाहिए, ठीक है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। सपोज करो मैं टॉलनेस की बात कर लूँ तो अगर देखो भाई वो प्रोटीन आपके अच्छे खासे अमाउंट में बनेगा तो आप लंबे हो जाओगे, नहीं बनेगा तो आप छोटे रह जाओगे, सिंपल है ना। जैसे मेरे अंदर सिंथेसाइज ठीक से नहीं हुआ तो मैं छोटी रह गई, है ना, होता है, कोई बात नहीं। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ टाइप ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन एंड वेयर इट इज प्रोड्यूस? तो भाई प्रोड्यूस होने का आपको पता है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, ठीक है। एंड टेस्टोस्टेरोन जो होता है इट्स अ टाइप ऑफ हार्मोन, इट इज अ टाइप ऑफ हार्मोन। ये हार्मोन्स जो होते हैं आपके, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है आपका, ये टेस्टिस सिंथेसाइज करती है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है मेल्स में प्यूबर्टी, एडोलसेंट की एज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एडोलसेंस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशनल चेंजेस होते हैं, मेंस्ट्रुएशन बिगिन होता है, वो आपका हार्मोनल चेंजेस होते हैं। वैसे ही टेस्टोस्टेरोन एक केमिकल मैसेंजर है जिसको टेस्टिस सिंथेसिस करती है और ये मेल्स में आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो भाई वही पूछा है फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। मैंने अभी बताया कि मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कराने में आपका टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि बियर्ड्स का आना, भारी वॉइस हो जाना आपका, है ना, मसल्स आ जाना, शोल्डर मसल्स आ जाना, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती है मैस्कुलिन फीचर्स वो आपके टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? देखो भाई ये तुम लोगों के उसमें नहीं है। व्हाट हैपेंस इफ द डेफिशिएंसी? ये भी आपके उसमें नहीं है। तो ये दोनों आपके नहीं है तो मत पढ़ना। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फंक्शंस ऑफ द मेडुला एंड द सेरिबेलम। तो भाई मेडुला एंड सेरिबेलम किसका पार्ट होते हैं? दे आर द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का पार्ट होते हैं दोनों ही आपके। तो अगर मैं बात करूं आपका मेडुला की, तो मेडुला आपके जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब ऐसे एक्शंस जो कि कंट्रोल नहीं हो सकते हैं, उनको कंट्रोल करता है। मतलब आपके हार्ट की बीटिंग को, ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, रिलैक्सेशन को, सलाइवेशन को, वॉमिटिंग को, ये सब एक्शंस आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो इन एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट है। अगर मैं बात करूं आपके सेरिबेलम की, तो आपका बॉडी का जो पोस्चर होता है, आपके बॉडी का जो पोस्चर होता है, बैलेंस होता है, वो कौन कंट्रोल करता है? आपका सेरिबेलम कंट्रोल करता है, ठीक है। जो कि एक टाइप का कैसा एक्शन है? वॉलेंट्री एक्शन है। तो भाई एग्जाम्स में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वॉलेंट्री एक्शंस आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? तो वो होता है आपका सेरिबेलम, जो कि आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the plant hormones? Name the plant hormone responsible for the following. तो plant hormones को हम क्या बोलते हैं? Phytohormones. They are the type of hormones जो plants के अंदर growth को बढ़ाने का और growth को रोकने का काम करता है। तो ये दो types के होते हैं। एक आपके होते हैं growth के promoters, मतलब growth को बढ़ाते हैं आपके, क्या करते हैं? growth promoters growth को बढ़ाने का काम करते हैं। और एक होते हैं growth inhibitors. growth inhibitors का मतलब जो growth को रोकते हैं। तो इनहिबिटर्स जो होते हैं वो आपके दो होते हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, जबकि प्रमोटर्स जो होते हैं वो तीन होते हैं आपके, ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन। ग्रोथ ऑफ द स्टेम को आपका ऑक्सिन और गिबरलिन करवाता है। सेल डिवीजन के लिए आपका साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है।
इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ के लिए आपके एब्सिसिक एसिड या फिर इथाइलिन आप दोनों ही लिख सकते हो, कोई भी कर सकते हो क्योंकि ये ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। एंड अगर मैं बात करूं इलॉन्गेशन ऑफ सेल्स की तो ये ऑक्सिन का काम होता है। किसका काम होता है? ऑक्सिन का काम होता है। तो भाई ये हो गए आपके फाइटो हार्मोन्स जो कि आपके केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ये सिंपल कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट की प्रॉपर्टीज को, प्लांट की ग्रोथ को रोकना या बढ़ाने का काम करते हैं। ग्रोथ ऑफ द स्टेम ऑक्सिन एंड गिबरलिन दोनों ही करवाते हैं। गिबरलिन जो होते हैं ऑक्सिन की प्रेजेंस में काम नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं आपके नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन साइटोकाइनिन करता है। इनहिबिशन एब्सिसिक एसिड या इथाइलिन आप दोनों लिख सकते हो। एंड आपका इलॉन्गेशन ऑफ सेल्स ऑक्सिन करवाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 10% लॉ? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हाउ एनर्जी फ्लोज थ्रू द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पे एग्जांपल ही दे देती हूँ आप लोगों को। एक काम करती हूँ, ये हो गए आपके प्लांट्स। प्लांट्स को कौन खाता है? आपकी काऊ खा रही है। काऊ को कौन खा रहा है? सपोज करो फॉक्स खा रही है। फॉक्स को कौन खा रहा है? आपका टाइगर खा रहा है। तो भाई 10% एनर्जी लॉ ये बोलता है कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके प्लांट्स में, सपोज करो यहाँ पे 10,000 जूल ऑफ एनर्जी आपके प्लांट्स में प्रेजेंट है, तो इस प्लांट में से सिर्फ और सिर्फ 10% ही आपका आगे काऊ के अंदर ट्रांसफर होगा। दैट मीन्स सिर्फ 1000 जूल ऑफ एनर्जी काऊ के अंदर ट्रांसफर होगी, मतलब नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होगी। इसी को ही हम 10% एनर्जी लॉ बोलते हैं, जो कि आपके लिंडमैन ने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने दिया था। ये बताता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इज ओनली 10% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट बाय इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्मेट में बाकी रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो होती है वो इवापोरेट हो जाती है, मतलब इन्वायरमेंट में वापस चली जाती है। तो इसको हम कहते हैं 10% एनर्जी लॉ। इस तरीके से आप एक फूड चेन की फॉर्मेशन करके इस एनर्जी फ्लो को डिपिक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एंड लेबल द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स में हमारा ये किडनी शेप्ड बीन शेप्ड किडनी बन जाएंगी। इस किडनी में से निकल रहे होते हैं दो यूरेटस। डबल नहीं बना रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत थिक है पेन। ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर और उससे निकल रहा होता है आपका यूरेथ्रा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, किडनी हो गई है ना, जिसके अंदर यूरिन की फॉर्मेशन होती है। ये हो गया आपका यूरेटस, जो कि आपके यूरिन को किडनी में से कलेक्ट करके कहाँ लेकर के जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। किसके अंदर लेकर के जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, एंड नेक्स्ट लास्ट हो गया आपका यूरेथ्रा। ठीक है, जिसमें से आपका यूरिन जो होता है बाहर पास आउट होता है जब आपको लगता है कि आपको फुजू जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टेट द फंक्शन ऑफ ओवरी। तो भाई ओवरी के दो फंक्शन होते हैं, एक तो ये ओवम रिलीज करती है, ठीक है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ओवा रिलीज करती है, एग रिलीज करती है। एंड नेक्स्ट इसका काम होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन की सिंथेसिस करना। ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन की सिंथेसिस करना। ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके? क्या होते हैं आपके? फीमेल हार्मोन्स होते हैं जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल्स के अंदर लाने का काम करते हैं। ओविडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? फेलोपियन ट्यूब। ये जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं आपके, इनके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक तो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है और दूसरा आपका फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आपका ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। Mention the changes which occur in the uterus when it receives a egg, zygote sorry। अगर देखो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट हो गया, दैट मीन्स जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। तो जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो यूट्रस जो होता है उसकी लाइनिंग जो होती है अंदर की वो थिक होने लग जाती है और स्पंजी हो जाती है। क्या हो जाती है? यूट्रस की लाइनिंग थिक एंड स्पंजी हो जाती है।
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन होने के चांसेस होते हैं, और प्लेसेंटा जो होता है वो यूट्रस के अंदर फॉर्म होता है ताकि जो ग्रोइंग बेबी है, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, उसको वो सस्टेन कर सके। ये प्लेसेंटा के दो फंक्शन होते हैं, एक तो मदर के ब्लड में से फंक्शंस पहुंचाने का काम होता है, सॉरी फंक्शंस कह रही हूँ, मदर के ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम होता है, और दूसरा काम होता है उसका कि जितना भी वेस्ट मटेरियल आपका फीटस जनरेट कर रहा है उसको एक्सक्रीट आउट करवाने का। तो ये दो फंक्शन होते हैं आपके प्लेसेंटा के, ठीक है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर ब्रेड प्री प्लांट विद स्मूथ एंड द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक स्मूथ है, मतलब चलो हम लोग कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है। वर क्रॉस विद द प्योर पी प्लांट विद रिंकल्ड, तो इसको स्मॉल आर लिख लेते हैं। तो F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करके F2 जनरेशन बनाई गई। एक्सपेक्टेड रेशियो क्या होगा आप सबको पता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा। सारे ही सीड्स कैसे होंगे, स्मूथ होंगे F1 जनरेशन में। कैसे होंगे, स्मूथ सीड्स होंगे F1 जनरेशन में। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द F2 जनरेशन, आप लोगों को पता है 1:2:1 का जीनोटिपिक रेशियो आता है, जिसमें से एक कैपिटल आर होगा, दो आपके कैपिटल आर स्मॉल आर होंगे, और एक आपका स्मॉल आर होगा, ठीक है। What will be the genotypic ratio? जीनोटिपिक रेशियो अभी मैंने ये बताया। फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1, जिसमें से 3 प्लांट आपके स्मूथ रहेंगे, एक प्लांट आपका रिंकल्ड रहेगा, ठीक है। तो इसमें जीनोटिपिक और ठीक है, मतलब यही पूछा गया ऑल टोटल मिला करके। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है, एक बार रीड कर लेना। चलो, तो दिस वाज एंड ऑफ आवर सेशन। तो भाई प्लीज जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी अपडेट्स हैं आपको वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं, ताकि आपसे कोई भी ऐसा अमेजिंग सेशन मिस आउट ना हो जाए। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। एंड जल्दी से भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।